हाँ तो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने रिंग से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स कंप्लीट किए वहाँ पर, या लगभग जो रिंग की जो बेसिक जो थ्योरम है वो हमने पढ़ ली जो इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स है वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो आज का आपका एग्जांपल है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय R, ये आपको एक सेट दे रखा है यहाँ पर जिसमें एलिमेंट है 0 1 2 3 4। अब ये सेट कब बना, किस कारण से बना, वो इस ऑपरेशन के अंतर्गत बना है कि यहाँ पर योग मोडुलो 5 लगा हुआ है एवं गुणन मोडुलो 5 लगा हुआ है। हम जानते हैं कि योग मोडुलो 5 जब लगता है किसी इंटीजर्स के ऊपर तो वहां पर वो जो वैल्यू देता है वो 0 से लेकर आपको जितना n होता है, यानी योग मोडुलो का जो बेस n होता है उससे एक कम पद तक वो होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका बेस 5 था, इस वजह से एलिमेंट कितने आ गए 4 तक आ गए। तो ये हमें ऑलरेडी सेट दिया हुआ है। अब हमें तो इसको ये दर्शाना है कि ये क्या होगा, क्रमइन में विलय होगा, यानी हमें इसे कॉम्यूटेटिव रिंग प्रूव करना है। अब रिंग के लिए आप जानते हो कि दो ऑपरेशन होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। एडिशन के लिए कंप्लीटली क्या होता है, आबेली होता है, तभी जाकर रिंग बनेगा ये। तो एडिशन के लिए तो हमें सारे जो 5 प्रॉपर्टी है वो चेक करनी पड़ेगी, लेकिन जब बात आती है मल्टीप्लिकेशन की तो वहां हमें चेक करना होगा एक तो कौन सा, क्लोजर प्रॉपर्टी, समृद्धता नियम, एक चेक करना होगा एसोसिएटिव, और एक होगा मल्टीप्लिकेशन की एडिशन पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव है यानी जो बंटनता है गुणन की योग पर, वो हमें चेक करनी होगी। तो 3 चीज हमें इसके लिए चेक करनी होगी यहाँ पर, क्लोजर, एसोसिएटिव एंड गुणन की योग पर बंटनता। तो ये 3 चीज हमें एक्स्ट्रा और चेक करनी होगी। तो अभी तक हमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कह रखा है कि योग मॉड्यूलो तथा गुणन मॉड्यूलो कोई बाइनरी ऑपरेशन हो, ऐसा हमें नहीं दिया गया यहाँ पर। तो हम सबसे पहले इसी चीज को लेकर यहाँ पर इसको प्रूव करना है। अब हमने जब ग्रुप पढ़ा था वहां पर एक बात पढ़ी थी, वहां पर कौन सी बात पढ़ी थी कि जब आपके पास दिया गया सेट एक फाइनाइट सेट हो और उसे आपको ग्रुप प्रूव करना हो या आबेली ग्रुप प्रूव करना हो या ग्रुप की कुछ कंडीशन चेक करनी हो, तो वहां पर ये नहीं कि हम उसमें जो व्यापक रूप है हम वहां पर संक्रिय सारणी के माध्यम से उसको ग्रुप प्रूव करते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो सेटों पे मात्र 5 एलिमेंट हैं, तो इनको हम सबसे पहले संक्रिय सारणी के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि इनकी होने वाली संक्रियाओं के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसको जो रिंग हमें प्रूव करना है वो हम करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले दिया है यहाँ पर सेट यहाँ पर, तो मैं लिखता हूँ R बराबर 0, 1, 2, 3, 4 के लिए योग एवं गुणन संक्रिया, योग एवं गुणन संक्रिया, योग एवं गुणन संक्रिया। और वो क्या है, योग संक्रिया तो क्या है वहां पर योग मोडुलो 5 लगा हुआ है, गुणन संक्रिया सारणी, जो कि हम यहाँ पर क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, गुणन संक्रिया सारणी, दोनों योग संक्रिया सारणी और गुणन संक्रिया सारणी। योग मोडुलो के लिए मैंने यहाँ लिखा और गुणन मोडुलो के लिए मैंने यहाँ लिखा। यहाँ पर वो एलिमेंट आएंगे 1, 2, 3 और 4, इधर को भी 0, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर भी सेम 0, 1, 2, 3 और 4, 0, 1, 2, 3 और 4। तो ये बात हमारे पास पहले से स्पष्ट थी कि हम जब भी फाइनाइट एलिमेंट्स को लेकर यदि हमें ग्रुप की कुछ कंडीशन चेक करनी होती है तो वहाँ पर हम संक्रिय सारणी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें संक्रिय सारणी बनानी है। तो मैं जब 0 की संक्रिया 0 के साथ कराऊंगा तो 0 आता है, इसके साथ 1 के साथ कराऊंगा तो 1 आएगा, 2 के साथ कराऊंगा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जोड़ना है आपको। 0 को 0 के साथ जोड़ेंगे परिणाम आता है 0 लिखा, 0 को 1 के साथ जोड़ा तो परिणाम आता है 1। अब वो आधार से तो छोटा ही, तो तब तक तो ऐसा होगा ही कि जब तक हमारे पास जो भी एडिशन आए वो इस 5 से यदि छोटा होता है तो परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 0 को 0 के साथ जोड़ा तब भी 0, 0 को 1 के साथ जोड़ा जब भी 1 और 2, 3 और 4, यहाँ पर इस तरीके से। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं कि 1 को 0 के साथ जोड़ा, परिणाम अभी 5 से छोटा है तो 1 आएगा, 1 को 1 के साथ जोड़ा 2 हो जाते हैं, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अब जैसे मैंने 1 को 4 के साथ जोड़ा तो परिणाम आता है 5, 5 किसके बराबर हो गया, आधार के बराबर। तो उस कंडीशन में परिणाम कितना मिलता है, 0। ये पढ़ा है ना हमने यहाँ पर योग मोडुलो में तथा गुणन मोडुलो में। तो उसके बेसिस पे इसको सोल्व कर रहे हैं। 2 की संक्रिया 0 के साथ कराया कितना आएगा, 2 परिणाम, 1 के साथ कराएंगे 3, 2 के साथ कराएंगे 4, और जब 3 के साथ कराए तो परिणाम आएगा 5, और 5 को क्या कहेंगे 0। फिर 2 के साथ 4 कराए 6, 6 को कैसे लिखेंगे, शेषफल के रूप में। तो 5 से उसको विभाजित कर दिया, शेषफल कितना बचा 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। वैसे यहाँ देखेंगे 0, 4, 1 आ जाएगा ना, यहाँ से 0 की संक्रिया, यहाँ तो 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा यहाँ, और यहाँ कितना आ जाएगा कि 3 और 2 5, और 5 के ऑपरेशन कितना हो जाएगा 0। फिर आ जाएगा 6, 6 में से रिमाइंडर बचा 1, और 7, 7 में से रिमाइंडर बचे 2। लास्ट वाले को 4, 5, 5 का हो जाएगा 0, 6 का हो जाएगा 1, और 7 का हो जाएगा 2, और 8 का हो जाएगा 3।
तो ये हमारे पास योगात्मक संक्रिया के लिए परिणाम प्राप्त होते हैं। वैसे गुणन के लिए देख लो, 0 को 0 से गुणा किया जाएगा 0, 0 को 1 से गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा, गुणन मॉड्यूलो लगा रहे हैं यहाँ पर, तो गुणन मॉड्यूलो लगाएंगे तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, हमें परिणाम 0 प्राप्त होगा यहाँ पर। यही पहली जो ऑपरेशन है वो इस तरीके से आपको क्या प्राप्त होगी, 0। लेकिन जब हमने रिंग की डेफिनेशन कही थी तो वहाँ पर एक चीज़ ये मेंशन की थी कि वहाँ पर जब भी हम लगाएंगे ऑपरेशन तो वहाँ पर ये देखेंगे कि जो हम 0 यानी जो हमारे पास गुणन के लिए संक्रिया जब हो और वहाँ पर जब 0 हो तो 0 को हम क्या करते हैं, उसमें से हटा के वहाँ पर तो यहाँ पर भी ठीक इसी तरीके से करेंगे। लेकिन जब हमने परिणाम की बात आएगी, जब इन्वर्स एलिमेंट की बात आ जाएगी, तब इस चीज़ को आपको देखना है यहाँ पर। बाकी तब तक ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि 0 से 0 क्या होगा, 0, यहाँ से क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। परिणाम की जब यहाँ से संक्रिया होगी तो ये जो संगत स्तंभ है ये भी क्या मिलेगा हमें, 0। जब 1 की संक्रिया 1 के साथ कराएंगे तो परिणाम कितना आता है, 1। 1 की संक्रिया 2 के साथ कराऊंगा 2, 3 और 4। 2 के साथ कराया तो कितना है 2, 2 के साथ कराऊंगा 4, और जब यहाँ से कराऊंगा 6, 6 को क्या कहते हैं 1, और फिर यहाँ से कराया 8, 8 को कितना कहते हैं 3। इसी तरीके से यहाँ 3 की संक्रिया 1 के साथ 3, 2 के साथ कराएंगे 6, 6 को कहते हैं 1, 9, 9 की जगह कितना आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 12, 12 का कितना आ जाएगा 2। 4 से कराया 4 का एक बार कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से कराएंगे 8, 8 को कितना लिखते हैं 3, और यहाँ कितना आ जाएगा 12, 12 को कितना लिखेंगे 2, और यहाँ आ जाएगा 16, 16 को कितना लिखेंगे 1 यहाँ पर। ये पता है ना क्यों लिखते हैं, इन अवयव के साथ जब संक्रिया कराई जाती है तो प्राप्त होने वाला परिणाम यदि 5 से छोटा होता है तो जो का त्यों आ जाएगा, और यदि बड़ा या बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में उसको भाग देते हैं किसका, 5 का उसमें, और प्राप्त शेषफल को वहाँ लिखा जाता है। तो हम जब भी हमारे पास 5 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो वहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, और शेषफल को लिखेंगे। तो वही काम हमने यहाँ किया, हमें ये रिजल्ट प्राप्त हुआ यहाँ पर। ठीक है, हमें इस तरीके का परिणाम प्राप्त होता है। अब हमें हमारे कंडीशंस को देखना है। तो हमें जब योगात्मक संक्रिया के लिए आबेली ग्रुप देखना है तो उस चीज के लिए तो सारी चीज पहले से ऑलरेडी प्रूव है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे योग संक्रिया सारणी से, योग मोडुलो यानी कौन सी, योग मोडुलो 5 संक्रिया सारणी से स्पष्ट है। क्या क्या बातें स्पष्ट है उनको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। पहली बात है समृद्धता, क्लोजर प्रॉपर्टी। समृद्धता के लिए हमने देखा क्योंकि सारणी का प्रत्येक अवयव, यही लाइनें लिखते थे ना वहां पर, सारणी का यदि प्रत्येक एलिमेंट हमारे दिए गए एलिमेंट्स के यदि बराबर है या उन्हीं में से ही है तो इसका मतलब जो हमारा जो ऑपरेशन है वो क्या है, क्लोजर है अंडर द सेट, कि इस सेट के लिए हमारी जो संक्रिया है वो क्या है, क्लोजर है यहाँ पर, समृद्ध है यहाँ पर। तो सारणी का प्रत्येक अवयव, सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय, समुच्चय कौन से लिया था हमने, R का है, अतः योग मोडुलो 5 R पर समवर्त है। पहली कंडीशन हमें यहां से मिल जाती है यहाँ पर। दूसरी कंडीशन कौन सी आती है, साहचर्यता, साहचर्यता। तो साहचर्यता के लिए हम सीधा सीधा लाइन लिखते हैं यहाँ पर कि जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक सदैव योग एवं गुणांक, योग एवं गुणा के लिए साहचर्य होते हैं। योग एवं गुणा के लिए क्या होते हैं, साहचर्य होते हैं। तो ये कंडीशन भी कंप्लीट हो गई यहाँ पर। तीसरी लाइन है तत्समक अवयव की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव की। तो हमें ये देखना है कि तत्समक अवयव है या नहीं है यहाँ पर। तो सारणी से स्पष्ट है कि हमें यहाँ पर एक ऐसी पंक्ति ढूंढनी है जो कि बिना परिवर्तन की, जैसी प्रारंभ में लिखी गई थी वैसे वैसे में पुनः प्राप्त हो जाए। तो पहली पंक्ति ऐसी है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देखो 0 था 0 आ गया, 1 था 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। किसके कारण हुआ ऐसा, 0 के कारण। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी संक्रिया अन्य किसी एलिमेंट से कराने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, और वो कौन सा है, 0। तो क्या प्राप्त हो गया हमें, आइडेंटिटी एलिमेंट 0। तो हम लिखेंगे 0 योग तत्समक अवयव, 0 योग तत्समक अवयव विद्यमान है। तो यहाँ पर एडिटिव जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। चौथी प्रॉपर्टी कौन सी हमारी,
चौथी प्रॉपर्टी है हमारी कौन सी? प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। हमें देखना है कि प्रत्येक अवयव का इनवर्स एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हमने सबसे पहले 0 को देखा, तो 0 का इनवर्स एलिमेंट कौन था? 0 मिल रहा है यहाँ पर। 1 का इनवर्स एलिमेंट कौन है? देखो 4। देखा यहाँ पर कि हमने यहाँ पर इस वाले को देखा, तो 0 कब आया? जब 1 की संख्या किसके साथ हुई? 4 की। इसका मतलब 1 का इनवर्स एलिमेंट कौन है? 4। और 4 का कौन हो जाएगा फिर 1। तो एक दूसरे कैसे मिल जाएंगे? एक हमें यहाँ मिला आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको कौन किसने बनाया? 2 तथा 3 ने। किसने बनाया? 2 तथा 3 ने। तो यहाँ से आ जाएंगे 2 तथा 3 एक दूसरे के क्या है? इनवर्स एलिमेंट है, क्योंकि तभी तो आइडेंटिटी एलिमेंट आई वहां पर। अब कौन सा बचा? एक यहाँ से देखो, ये तो वही है, वही 2 वाला जो हमारे पास 2 और 3 का इनवर्स एलिमेंट मिल गया, वो ये देखो 3 का कितना होता है? 2, और 2 का कितना होता है? 3। तो ये तो हम रिपीट ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। एक यहाँ है, ये क्या आ जाएगा कि 4 का इनवर्स एलिमेंट कौन है? 1, और 1 का इनवर्स एलिमेंट कौन है? 4। तो वो भी हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। तो हमने देखा कि पांचों के पांचों एलिमेंट है, उनके हमें इनवर्स एलिमेंट यहाँ पर विद्यमान है। अतः प्रत्येक अवयव का इनवर्स एलिमेंट यहाँ पर योगात्मक संक्रिया के लिए एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर। अब बात कौन सी आएगी? अब आती है प्रतिलोम क्रम विनिमयता की यहाँ पर। तो पांचवी जो बात है वो है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता के लिए यहाँ से देखिए तो संक्रिय सारणी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष क्या है? सममित है। यहाँ से ये हो गया हमारा मुख्य विकर्ण। इसके ऊपर लाइन देखिए तो 1 3 0 2 1 3 0 2 यहाँ पर भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ है 2 4 1 और यहाँ पर भी कितने प्राप्त हो रहे हैं? 2 4 1। फिर है 3 0 और यहाँ पर कितने? 3 0, अंतिम में 4। तो लिखेंगे संक्रिय सारणी, संक्रिय सारणी योग संक्रिया के लिए, संक्रिय सारणी योग संक्रिया के लिए सममित है। योग संक्रिया के लिए सममित है। अतः क्या होगा कि हमारे पास जो सेट है R वो योग के लिए क्या है? कॉम्यूटेटिव है यहाँ पर। तो ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो हमने देखा कि योगात्मक संक्रिया के लिए तो पूर्ण रूप से क्या है? ये आबेली ग्रुप है। तो यहाँ पर हमने लिखा इंप्लाइज दैट कि जो R है वो एडिटिव मॉड्यूलो 5 के लिए क्या है? आबेली ग्रुप है। और हमें यही देखना होता है रिंग में कि एडिशन के लिए तो क्या हो? कंप्लीटली आबेली ग्रुप हो। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें देखना होता है समवृत्ता, साचर्यता और गुणन की योग पर बंटनता। तो अब देखेंगे गुणन संक्रिया के लिए। तो नेक्स्ट रिजल्ट होंगे हमारे गुणन संक्रिया के लिए। गुणन संक्रिया के लिए क्या क्या होगा इधर देखते हैं यहाँ पर इसको भी। तो अब हमें देखना है गुणन संक्रिया के लिए। गुणन संक्रिया के लिए देखो एक तो क्या देखना है? संवृत्ता। तो संवृत्ता के लिए तो यही देखना है कि सारणी का एक भी एलिमेंट कहाँ पर नहीं जाना चाहिए? बाहर नहीं जाना चाहिए। हम लिखेंगे पहली बात संवृत्ता। संवृत्त तो यहाँ लिखेंगे चूंकि गुणन संक्रिया सारणी, गुणन सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय, प्रत्येक अवयव समुच्चय, हमारा समुच्चय कौन सा था? R का है। अतः गुणन मॉड्यूलो R पर, गुणन मॉड्यूलो 5 R पर समवृत्त है। तो ये कंडीशन तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो रही है कि क्या है? ये समवृत्त है यहाँ पर। दूसरा रिंग के लिए हमें और क्या देखना पड़ता है? एक हमें ये देखना पड़ता है रिंग के लिए कि एसोसिएटिव नियम वहाँ पर। तो एसोसिएटिव नियम चाहे गुणन के लिए हो चाहे योग के लिए हो, हमने पहले लिख दिया था कि साचर्य तो पूर्णांक सदैव, और जो एलिमेंट हमने लिए हैं वो क्या है? पूर्णांक है सारे। तो पूर्णांक सदैव योग एवं गुणा के लिए क्या होता है? साचर्य होता है यहाँ पर। तो यहाँ तो हम सीधा क्या लिख देंगे? गुणन संक्रिया साचर्य, सीधा सीधा यहाँ पर गुणन संक्रिया पूर्णांकों पर साचर्य होती है। साहचर्य होती है। तो ये कंडीशन भी कंप्लीट हो गई। तीसरी कंडीशन आती है हमारी गुणन की योग पर बंटनता। तो हमें ये देखना है कि गुणन की योग पर बंटनता वाला जो रूल है, क्योंकि वही यहाँ हमें पता चल पाएगा यहाँ से
क्योंकि हमारे पास तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक तो कौन कौन सी, क्रमनिर्मितता, समृद्धता और साहचर्यता यहाँ पर। तो हमें फाइनली देखना क्या है अब, गुणन की योग पर बंटनता की जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी बचती है। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी कौन सी आ गई, गुणन की योग पर बंटनता। तो हमें ये देखना है गुणन की योग पर बंटनता। तो हमारे पास जो समुच्चय है वो साधारण क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय सदैव बंटन नियम का पालन करता है, बंटन नियम का पालन करता है। कि हमारे पास जो पूर्णांकों का जो समुच्चय है वो क्या करता है, बंटन नियम का पालन करता है यहाँ पर। तो हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी थी वो भी यहाँ पर क्या होती है, फुलफिल होती है कि हमें समृद्धता, साहचर्यता, साथ ही साथ गुणन की जो योग पर बंटनता वाला जो गुण था वो भी हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। क्यों होता है, क्योंकि पूर्णांक है, पूर्णांक के लिए आप कभी कहीं पर भी देख सकते हो। जैसे 7 मेरा पूर्णांक है, 2 एलिमेंट में इस तरीके से है 8 और 9, सबके सब पूर्णांक है। तो कैसा लिख सकते हैं कि 7 गुणा 8 प्लस 7 गुणा 9, और उसका परिणाम कितने के बराबर होगा कि यदि 7 को मैं किससे गुणा करूँ, 8 और 9 के योग से, तो परिणाम दोनों में कोई अंतर नहीं आता यहाँ पर। तो इस वजह से हमने क्या कह दिया कि पूर्णांकों की योग पर सदैव क्या होती है, बंटनता परिभाषित होती है यहाँ पर। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया कि वलय हमें प्राप्त हो गई यहाँ पर। तो फाइनली हम लिख पाएंगे यहाँ पर अतः R प्लस डॉट वलय है। अब वलय तो हो गई, अब वलय के साथ साथ इसमें और कोई भी गुण हो यहाँ पर, जैसे हम इसमें से एक तो इकाई तत्समक देखना चाहें तो ये इकाई वलय हो जाएगी। उसके साथ साथ ये यदि शून्य भाजक रहित वाली कंडीशन या शून्य भाजक सहित वाली है तो उस कंडीशन के अनुसार हो जाएगी। और यदि दोनों चीजें शामिल है, साथ के साथ क्रम विनिमय नियम भी शामिल है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, और शून्य भाजक रहित भी है तो उस कंडीशन में इसको क्या कह देंगे, पूर्णांकीय प्रांत हम कह देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आप इनवर्स एलिमेंट की यदि बात करो तो इनवर्स एलिमेंट को देखो एक बार, केवल यहाँ जाके आपको एक ऐसी कंडीशन मिलती है, यहाँ देखो यहाँ पर भी इकाई आ रहा है, यहाँ पर भी इकाई आ रहा है, यहाँ पर भी इकाई आ रहा है, यहाँ पर भी इकाई आ रहा है। और हमारा यहाँ पर क्या था, हमारा यहाँ पर जो रिजल्ट था वो क्या था कि हमें जो जो एलिमेंट इकाई दे रहे हैं यहाँ पर वो एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिलोम होते हैं गुणन के लिए। तो यहाँ देखा तो यहाँ हमें क्या परिणाम क्या मिला था, एक को एक से गुणा करने, यानी एक का प्रतिलोम कौन है, एक, ये तो हमें प्राप्त हो गया। यहाँ देखा 2 का प्रतिलोम कौन है, 3, ये भी हमें प्राप्त हो गया। 3 का 2 तो सेम ही रिपीट हो रहा है यहाँ पर। यहाँ देखा 4 का प्रतिलोम क्या होता है, 4 होता है। तो फिर 0 का प्रतिलोम क्या होगा, यानी 0 का प्रतिलोम यदि हम प्राप्त करें तो उसका प्रतिलोम क्या होगा, ये हमें यहाँ पर देखना था। तो 0 के लिए देखा जाए तो हमें यहाँ पर 1 मिला ही नहीं यहाँ पर, यानी 0 को मैं किस एलिमेंट से गुणा करूँ ताकि परिणाम मुझे 1 मिले, तो ऐसा कोई हमारे पास एलिमेंट नहीं था। इस कारण से 0 का क्या नहीं होता है, यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट नहीं होता है, और नहीं होने के कारण यहाँ पर जो इनवर्स एलिमेंट होने का जो गुण है वो यहाँ से कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या नहीं बन पाता, एक क्षेत्र तो नहीं बन पाता, किसके कारण, क्योंकि यहाँ पर 0 का इनवर्स एलिमेंट नहीं है यहाँ पर। अब बात किसकी आती है, इकाई एलिमेंट की यहाँ पर। तो इकाई एलिमेंट तो हमें पता है कि गुणन के लिए भी यहाँ पर इकाई एलिमेंट विद्यमान है, ठीक है। और इकाई एलिमेंट विद्यमान है तो इस वलय को क्या भी कह सकते हैं कि इकाई सहित वलय कह सकते हैं इसको यहाँ पर। तो आइडेंटिटी एलिमेंट किसका, गुणन का, वो तो एग्जिस्ट कर रहा है। समृद्धता हो ही गया, साहचर्य यथाई, प्रतिलोम का गुण इसमें नहीं है यहाँ पर। अब एक कंडीशन और देख सकते हैं शून्य भाजक रहित होने की। तो हम कोई भी इसके दो ऐसे एलिमेंट ढूंढे ताकि उनका मल्टीप्लिकेशन क्या मिले, हमें 0 मिले यहाँ पर, जहाँ पर उनमें से कहीं ना कहीं उनमें से एक क्या होना चाहिए, 0 एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ देखो 3 क्या है, एक नॉन जीरो एलिमेंट है, लेकिन जब इसकी 0 के साथ संक्रिया होती है तो परिणाम कितना आता है, 0। 2 एक नॉन जीरो एलिमेंट है, लेकिन इसकी संक्रिया 0 से होती है तो परिणाम कितना आता है, 0। इसका मतलब कि जब 2 तो 0 नहीं है, लेकिन दूसरा जो एलिमेंट है वो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो नेक्स्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तथा वलय इकाई सहित एवं क्रम विनिमय है। इकाई सहित एवं क्रम विनिमय वलय है। ये इकाई सहित किसके कारण होगी, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट, जो मल्टीप्लिकेशन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पर। अब बचता है कौन सा, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता के लिए हम वही रूल देख सकते हैं कि जो मुख्य विकर्ण उसको देखो यहाँ पर। तो मुख्य विकर्ण हमारा ये रहेगा, देखो यहाँ पर ये इसके ऊपर लाइन देखोगे तो 0 2 1 2, नीचे देखा 0 2 1 2, वही रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। 0 3 3, यहाँ पर भी 0 3 3, 0 4 0 4, ऊपर 0 ऊपर, मतलब ये भी क्या है, सम्मित है यहाँ पर। तो इस वजह से इसको क्या कहती है कि इकाई सहित तथा क्रम विनिमय
वलय है यहाँ पर। अब हमें इसमें शून्य भाजक रहित को और गुण देखना है, चूंकि यदि a, b इज द एलिमेंट ऑफ R है तो इनके लिए कैसा रिजल्ट कि a बराबर जी, a डॉट b हमें 0 प्राप्त हो रहा है कब, जब या तो a 0 हो या क्या हो, b 0 हो, या तो a 0 हो या क्या हो, b 0 हो, वहां पर कोई ना कोई एक 0 होना चाहिए। लेकिन हमने देखा यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कि हम इससे एक पेयर उठा लेते हैं कि 2 का हमने किसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिए, 0 के साथ, परिणाम कितना आ रहा है 0। तो जब a का मान यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, यानी 2 का मान तो क्या नहीं हो रहा 0, लेकिन किसका हो रहा है 0, किसके बराबर हो रहा है 0, यानी दूसरा जो एलिमेंट है b वो किसके बराबर हो रहा है 0 के यहाँ पर। तो मिल रहा है ऐसा यहाँ पर, और हमें एक भी जोड़ा ऐसा यदि मिल जाता है तो उस कंडीशन में क्या कह पाते हैं, शून्य भाजक रहित कह पाते हैं। और तो जब शून्य भाजक रहित भी है, इकाई सहित भी है और क्रम इनमें वलय भी है, तो उस वलय को क्या कहेंगे, R प्लस जो हमारे पास वलय है वो क्या है, एक पूर्णांकीय क्षेत्र है। पूर्णांकीय क्या है, क्षेत्र है यहाँ पर ये। तो हमने जिस वलय का एग्जाम्पल लिया था वो केवल वलय ही नहीं रहता, साथ के साथ क्या है, पूर्णांकीय प्रांत या पूर्णांकीय क्षेत्र भी है यहाँ पर। किस कारण से, क्योंकि यहाँ पर इकाई सहित भी है, क्रम इनमें भी है, और तीसरी प्रॉपर्टी जो बचती है शून्य भाजक रहित होने का, वो गुण भी यहाँ पर विद्यमान है यहाँ पर। तो एक बार आप नोट कीजिए, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना सिद्ध कीजिए कि, नेक्स्ट एग्जांपल है सिद्ध कीजिए कि m प्लस n रूट 2 जहां m तथा n वास्तविक संख्याएं हैं, m तथा n वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या नहीं पूर्णांक है यहाँ पर, ये m तथा n पूर्णांक है, आकार की वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, आकार की वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय संख्याओं के योग, संख्याओं के योग एवं संख्याओं के योग एवं गुणन के लिए, संख्याओं के योग एवं गुणन के लिए वलय है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर दे रखा है। आगे और भी कह रखा है कि क्या ये क्षेत्र है क्या, तो ये तो हम देख लेंगे क्षेत्र होगा या नहीं होगा। यहाँ पर
पहले तो ये समझो कि जो हमें सेट दे रखा है वो इस तरीके का है, यानी उसमें जो विद्यमान होने वाले जो एलिमेंट है वो इस तरीके के हैं m प्लस n रूट 2, जहाँ पर n तथा n क्या है, दोनों के दोनों ये पूर्णांक हैं। तो हमें दे रखा है सेट कैसा, तो हमने इसको मान लिया कि हमने जिस सेट को लिया है उसका नाम r है, और वो r कैसा है, m प्लस n रूट 2 जैसा है, सच दैट जहाँ पर जो m होगा तथा जो n होगा वो दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स है यहाँ पर। तो इस तरीके के क्या है हमारे पास, ये क्या है, एक सेट है यहाँ पर। इस सेट को हमें क्या दर्शाना है कि ये क्या होगा, रिंग होगा, और ये भी जांच करना है कि क्या ये एक फील्ड बनाता है नहीं बनाता। अब हमने जो पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें तो हमारे पास जो सेट हमें दे रखा था वो क्या था, एक फाइनाइट सेट था। अब फाइनाइट सेट के लिए तो हमने तो सीधा सीधा वहाँ पर क्या बना ली, संक्रिय सारणी बना ली, उसके बेसिस पर उसको प्रूव कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास m और n दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब हमें इसे इसके लिए भी जांच करनी होगी, ये क्या बनाता है, एक रिंग बनाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जांच करेंगे समरसता नियम। पहले ये लिख देते हैं संक्रियाएं कौन कौन सी। यहाँ पर संक्रिया हमारे पास है योग एवं गुणा, योग एवं गुणा हमारे पास संक्रियाएं हैं, ठीक है। हमें अब सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि जो R है वो योग संक्रिया तथा गुणन संक्रिया के साथ क्या बनाता है, वलय बनाता है। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लेते हैं समृद्धता। अब हम एक काम यहाँ ये करेंगे कि जो जो चीज हमें दोनों के लिए चेक करनी हो तो दोनों के लिए चेक कर लेंगे, ठीक है, और जो चीज नहीं चाहिए उसको हम नहीं लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले समृद्धता। तो समृद्धता के लिए मैंने कंसिडर किया कि माना m1 प्लस n1 रूट 2 कॉमा m2 प्लस n2 रूट 2 इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल R। कि दो ये हमने क्या ले लिए, रियल नंबर्स ले लिए, कहाँ पर, जो हमारे R में विद्यमान थे वो हमने ले लिए, जहाँ पर जो m1 m2 और जो n1 और जो n2 था वो सबके सब कहाँ से आ रहे हैं, पूर्णांकों के समुच्चय z से आ रहे हैं यहाँ पर। तो उस कंडीशन में इनका होने वाला परिणाम क्या होगा ये हमें देखना है कि m1 रूट 2 एंड इस तरीके से m2 प्लस n2 रूट 2 इस तरीके से, कि इनका जो होने वाला जो परिणाम है योगात्मक परिणाम, योगात्मक परिणाम कहाँ जाएगा यहाँ पर। तो उसके लिए देखा कि ये भाग इससे जुड़ जाएगा, यानी m1 प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा, m2 प्लस n1 प्लस n2, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा रूट 2। अब हमें प्राप्त आंसर इसके बारे में बताना है यहाँ पर कि जो ऑब्टेन रिजल्ट है क्या वो भी हमारे इसी कैपिटल R को बिलोंग करेगा क्या। अब वो तो तब कर सकता है कि जब ये रिजल्ट z का हो, ये रिजल्ट z का, और ये हमारे पास उस रूप का है यहाँ पर। हमें जांच क्या करनी है, दोनों रिजल्ट की जांच करनी है यहाँ पर। तो लिखेंगे चूंकि m1 प्लस m2 इज द एलिमेंट ऑफ z, और इसी क्रम में n1 प्लस n2 इज द एलिमेंट ऑफ z, कि दोनों कहाँ के हैं, ये z के एलिमेंट है। तो z के एलिमेंट हैं ये, तो यही तो हमारा रूप था कि m प्लस n रूट 2 प्रकार की जितने भी नंबर होंगे वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, R के अंतर्गत। तो ये भी कहाँ पहुंच जाएगा जब ऐसी कंडीशन होगी। तो इंप्लाइज दैट कि m1 प्लस m2 प्लस n1 प्लस n2 रूट 2 ये कहाँ पहुंच गया, ये हमारे कैपिटल R में पहुंच गया यहाँ पर। किसके कारण, क्योंकि ये दोनों z है, तो z है तो आसानी से कहाँ पर पहुंच गए, कैपिटल R में। तो लिखा क्या, इंप्लाइज दैट कि जो योग संक्रिया है वो R पर समव्रत है। अब ये तो हमने देख लिया। यहाँ पर इसी तरीके से दूसरा मल्टीप्लिकेशन और देखना है, तथा यदि यही हमारे दोनों एलिमेंट गुणन संक्रिया के लिए देखे जाएं तो m1 प्लस n1 रूट 2 मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 प्लस n2 रूट 2। अब की बार हम इनको देख रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले किसको मल्टीप्लाई किया, मैंने m1 को m2 से मल्टीप्लाई किया, तो परिणाम मुझे क्या मिला, यहाँ पर मुझे परिणाम मिला m1 m2। फिर मैंने किसको मल्टीप्लाई किया, n1 को n2 से किया, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या आ गए, n1 n2 रूट 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 2 गुणा n1 n2, ये भी हमें मिल गया। फिर हमने देखा कि जब पहला इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, ये n1 m2 और साथ में देगा रूट 2। फिर दूसरा इससे मल्टीप्लाई होगा किससे, ये किससे मल्टीप्लाई होगा की बार, इस वाले से, तो यहाँ से मिलेगा हमें m1 n2 और यहाँ से भी क्या मिलेगा रूट 2। तो दोनों में से रूट 2 को हमने क्या कर लिया, अलग कर दिया। अब हमें इस परिणाम को देखना है कि ये जो परिणाम होगा क्या z को बिलोंग, R को बिलोंग कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम देख रहे हैं चूंकि जो m1 है, जो m2 है, n1 तथा n2 ये सब के सब कहाँ से आ रहे हैं, z से आ रहे हैं। यदि ये z से आ रहे हैं
तो m1 m2 और n1 n2 ये परिणाम भी कहाँ पर जाएगा, ये भी z का होगा। और दूसरा क्या था, n1 m2 प्लस m1 n2 ये भी कहाँ पर जाएगा, z में। तो ये भी कहाँ पर चले जाएंगे, z में। और जब ये दोनों z में चले गए तो हमारा जो परिणाम था कि m1 प्लस n1 रूट 2 एंड m2 प्लस n2 रूट 2 इनका जो मल्टीप्लीकेशन का जो परिणाम है वो भी कहाँ पर पहुंच गया, अपने आप ही हमारा जो कैपिटल आर था उसमें आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, इंप्लाइज दैट कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो आर पर क्या है, समव्रत है यहाँ पर। तो हमने दोनों ऑपरेशन के लिए क्या चेक कर लिया कि दोनों के दोनों हमारी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है यहाँ पर, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, यानी योग भी तथा गुणन दोनों के दोनों जो समव्रतता जो नियम है उसका क्या करते हैं, पालन ये करते हैं यहाँ पर। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर यहां से हम इसको देखें तो हमारे पास समव्रतता नियम तो दोनों का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें दोनों के लिए क्या देखना है, साहचर्यता हमें देखनी है यहाँ पर। तो साहचर्यता के लिए तो आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, हमारे क्या रियल नंबर है, और रियल नंबर को छोड़ हम तो यदि कॉम्प्लेक्स नंबर की भी बात करें तो वो भी क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। तो हम सीधा यहाँ पर लिखेंगे साहचर्यता। साहचर्यता के लिए सीधा परिणाम क्या लिख सकते हैं कि सदैव क्या होगी, एसोसिएटिव होगी, क्योंकि योग एवं गुणा सदैव रियल नंबर वास्तविक संख्याओं एवं सम्मिश्र संख्याओं एवं सम्मिश्र संख्याओं पर साहचर्य होता है। कि हमारे पास ये परिणाम तो सदैव क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, क्योंकि हम तो बात करें केवल रियल नंबर की, रियल नंबर को छोड़िए तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी क्या होता है, एसोसिएटिव होते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर भी साधारण योग एवं साधारण गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। अब देखते हैं तत्समक अवयव। तो पहले तो देखेंगे योज्य तत्समक अवयव, फिर देखेंगे गुणन तत्समक अवयव। तो योज्य तत्समक अवयव के हम अपनी तरफ से कंसीडर किया यहाँ पर कि माना m प्लस n रूट 2 इज द एलिमेंट ऑफ r, तब 0 प्लस 0 रूट 2 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ r। कि जब ऐसा एलिमेंट होगा तो वहां पर हमारे पास 0 प्लस 0 रूट 2 भी कहां पर होगा, उसमें होगा, क्योंकि 0 एक इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है, रूट 2 आपके पास चाहिए था गुणा में यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर है। जहां m प्लस n रूट 2 इसकी संक्रिया किसके साथ कराऊं मैं, 0 प्लस 0 रूट 2 के साथ यदि कराता हूं तो परिणाम में मुझे बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं मिलता और वही परिणाम मुझे प्राप्त होता है। अब मैं चाहे इसको लेफ्ट हैंड साइड लगाऊं चाहे मैं इसको राइट हैंड साइड लगाऊं, परिणाम में कोई भिन्नता नहीं आती है। तो यहाँ क्या हो गया, m1 प्लस n1 रूट 2, mn ही है ना यहाँ पर, तो m1 है नहीं यहाँ पर, तो सीधा सीधा इसको रहने देंगे। तो इसको आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड लगाओ चाहे राइट हैंड साइड लगाओ, परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट कि 0 प्लस जो 0 रूट 2 था इज द एलिमेंट ऑफ r, वो क्या है, योज्य तत्समक अवयव है। यहाँ पर क्या है, योज्य तत्समक अवयव है ये कंप्लीट। आप देखना है गुणन तत्समक भी यहाँ पर है क्या है या नहीं है यहाँ पर। तो गुणन के लिए आप सोचो कि ऐसा कोई एलिमेंट हो जो कि इसके रिजल्ट को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करे, तो ऐसा एलिमेंट हमें ढूंढना है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए हमने गुणन तत्समक अवयव के लिए लिखा है यहाँ पर, गुणन तत्समक अवयव। गुणन तत्समक अवयव के लिए भी सेम डेफिनेशन होगी यहाँ पर कि हम यदि कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढते हैं जिसके लिए उसकी संक्रिया किसी अन्य ऐसे तत्समक अवयव से करा दें तो परिणाम में कोई परिवर्तन ना हो। तो उसके लिए मैंने लिखा कि माना m प्लस n रूट 2 इज द एलिमेंट ऑफ r, हमने इसको किसका एलिमेंट ले लिया, r का एलिमेंट ले लिया यहाँ पर। अब इसकी संक्रिया किससे करानी है, किसी दूसरे एलिमेंट से हम इसकी संक्रिया कराते हैं यहाँ पर, फिर परिणाम को देखते हैं यहाँ पर। एक मिनट, तो यहाँ पर हम इसको देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके का परिणाम होगा कि m प्लस n रूट 2
ये हमने कहां से ले लिया, इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर तथा x प्लस वाई रूट टू इज द एलिमेंट ऑफ आर। और ये क्या है, तत्समक अवयव, ऐसा हमने माना है यहाँ पर कि ये क्या है, तत्समक अवयव। कौन सा गुणन तत्समक अवयव यहाँ पर। यदि ऐसा है तो इसकी संगति इससे कराने पर परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यानी क्या आना चाहिए कि m प्लस एन रूट टू, इसकी संक्रिया यदि मैं x प्लस वाई रूट टू से यदि कराता हूं तो परिणाम में मुझे क्या मिले, वही अवयव दोबारा मिले, m प्लस एन रूट टू मुझे प्राप्त हो। इसको मैंने सोल्व किया तो मुझे प्राप्त हो गया यहाँ से क्या, m गुणा x। एक मुझे यहाँ से प्राप्त हो जाएगा क्या कि 2 गुणा n गुणा y, प्लस यहाँ से देखा तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा nx और वहां से आ जाएगा my, और दोनों के साथ क्या लग जाएगा रूट टू, और इधर भी क्या हमारे पास इसी तरीके की व्यवस्था है, यानी m प्लस एन रूट टू हमारे पास है यहाँ पर। अब मैं दोनों की कंपैरिजन करता हूँ यहाँ पर, तो तब mx बराबर तो मुझे इधर से क्या प्राप्त होगा, nx प्लस my, और दूसरा परिणाम देखा यहाँ से तो यहाँ से प्राप्त हो रहा है nx प्लस my, और इधर से प्राप्त हो रहा है हमें n यहाँ पर। ठीक है, तो एक तरफ तो m मिला और एक तरफ क्या मिल रहा है, mx प्लस 2ny यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया mx प्लस 2ny है वो, mx प्लस 2ny। दूसरी तरफ यहाँ से देखा तो यहाँ पर यदि nx प्लस my है तो इधर वो क्या प्राप्त होता है, n हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें दोनों को सोल्व करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x तथा y की। तो यहाँ से मैंने इसको लिखा x का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस समीकरण को मैंने किससे गुणा किया, x से गुणा किया। इस समीकरण को किससे गुणा कर दिया, n से। इसको तो गुणा किया n से और इसको गुणा किया हमने किससे, m से। तो n से गुणा करूंगा तो यहाँ तो आ जाएगा mn और इधर को आ जाएगा m गुणा nx और इधर को आ जाएगा 2n स्क्वायर y। यहाँ पर हमने इसको m से गुणा किया था तो ये आ जाएगा n गुणा mx और आ जाएगा m स्क्वायर, यहाँ पर क्या मिलेगा, m स्क्वायर y, और यहाँ पर आ जाएगा m गुणा n। दोनों को यदि मैं घटा देता हूँ यहाँ से तो ये पद बिल्कुल समान है, तो समान होने की वजह से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 नंबर और 2 नंबर, तो 1 में से हमने किसको घटा दिया, 2 को, तो घटा का परिणाम हमने लिखा यहाँ पर। तो ये दोनों तो जा रहे हैं यहाँ पर m में से n यहाँ पर, और ये दोनों भी समान है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर y इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0। ये हमें परिणाम के रूप में प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, यानी y की वैल्यू क्या आ रही है, इस तरीके से आ रही है। यहाँ से यदि मैं y को अकेला करूँ, यहाँ से यदि मैं y को अकेला करूँ तो मुझे परिणाम क्या मिलेगा, मुझे x और y के रूप में चाहिए यहाँ पर। तो मेरा जो y है वो मुझे प्राप्त होगा इस तरीके से, यहाँ लाने पर 2m स्क्वायर माइनस का 2n स्क्वायर। तो यहाँ से हमने देखा कि जो y की वैल्यू है वो हमें क्या प्राप्त हो जाती है यहाँ से कि y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 0, यानी y का मान तो क्या लेंगे यहाँ पर 0। अब x का वैल्यू और कैलकुलेट करना है, तो जो y हमने 0 प्राप्त किया ये हो सकता है यहाँ पर कि ये जो y हमने प्राप्त किया है, यानी हमने इसका रूप इस तरीके से लिया था, तो y एक क्या होता है, इंटीजर होता है, तो प्रेजेंट में 0 एक इंटीजर होता है, तो ये चीज़ तो सही है। अब इसी तरीके से x को और कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो x को कैलकुलेट करने के लिए देखिए आगे यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दूसरी वाली वैल्यू। तो जब x को कैलकुलेट करना हो तो देखो दूसरे वाले पार्ट को बराबर करना पड़ेगा। दूसरे वाले पार्ट का मतलब क्या हो जाएगा, क्यों हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्यों x कैलकुलेट करना है, तो x को हमें क्या बनाना है, कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए y का जो कंपोनेंट है उसको हमें समान करने होंगे। तो उन्हें समान करने के लिए देखिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसको पहले वाले को तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m से और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2n से। तो मैंने लिखा एक को कि यहाँ पर जो हमारे पास पहला रिजल्ट था हमने इसको लिखा किससे मल्टीप्लाई, किससे किया, इसको तो m से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया m स्क्वायर बराबर यहाँ हो गया m स्क्वायर x
और इधर को प्राप्त हो गया हमें 2mny। इसी प्रकार से दूसरे को किससे गुणा किया, यानी क्या किया था हमने यहाँ पर इसको m से गुणा किया, m से गुणा करने पर तब हमें ये रिजल्ट मिला था। इसी तरीके से दूसरे को किससे गुणा करेंगे, दूसरे में देखा हमने y वाले में किसकी कमी है, अभी तक 2 गुणा n की कमी है, तो दूसरे को किससे गुणा करेंगे 2n से, तो वो हमारे पास हो जाएगा 2n² बराबर यहाँ से मिलेगा हमें 2n² और प्लस का 2mny, दोनों को घटा देंगे यहाँ से, तो यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर माइनस का n², और यहाँ से क्या मिलेगा माइनस का n², अच्छा सॉरी यहाँ से तो क्या आ जाएगा m² माइनस 2n², और इधर से क्या आ जाएगा m² माइनस 2n²y, और यदि y को कैलकुलेट करूँ तो y मुझे सॉरी x आएगा ना यहाँ पर, x है ना यहाँ पर, तो x के लिए, तो यहाँ से जब मैंने x कैलकुलेट किया तो मुझे x कैप कितना प्राप्त हो गया 1, तो ये भी किसका एलिमेंट है, z का एलिमेंट है, और वहां पर जब हमने y प्राप्त किया था ये भी किसका एलिमेंट है, z का एलिमेंट है। इंप्लाइज दैट कि हमने जो प्राप्त किया था x प्लस y√2 वो किस तरीके का है, वास्तव में 1 प्लस 0√2, और वो किसका एलिमेंट है, आपके रियल नंबर का एलिमेंट है, जो हमने रियल नंबर यहाँ पर लिए हैं उस तरीके का यहाँ पर। तो हमने देखा कि हमारे पास गुणन के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर विद्यमान है, अर्थात गुणन तत्समक विद्यमान है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट हो रहा है, यहाँ पर हो गया यहाँ तक का। अब एक तरीका तो ये था कि हम इसको इस तरीके से प्राप्त करें, और दूसरे तरीके से तो हम ये देखें यहाँ पर, यानी इसी को यदि हम देखना चाहें इसका गुणन तत्समक अवयव, तो वहां पर हम सीधा भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नेचुरली हमारा जो गुणन तत्समक अवयव होता है वो 1 होता है, तो 1 तो हमारे पास था ही, यहाँ पर हमने इसके साथ 0√2 और लगा दिया तो इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसकी जो स्ट्रक्चर है जो कि हमें प्रारंभ में जब क्वेश्चन में दी गई थी कि इसके प्रत्येक एलिमेंट की स्ट्रक्चर इस तरीके से होनी चाहिए कि m प्लस n√2 उस प्रकार की प्राप्त हो जाएगी, तो जनरली उसको मानकर भी ऐसा करते हैं, यदि कैलकुलेट करके यदि याद किया तब भी हमें उतना ही प्राप्त हो रहा है, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है यहाँ पर। तो किसी भी तरीके से कीजिए, आप डायरेक्ट मानकर भी कीजिए, क्योंकि यदि m प्लस n√2 यदि कोई एलिमेंट है तो हमारे पास एक ऐसा अवयव भी होगा क्या 1 प्लस 0√2 जो कि r को भी बिलोंग कर रहा है। जब इसकी संक्रिया में किसी भी अवयव के साथ कराता हो तो परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जो कहते हो हमें दे देता है। तो किसी भी तरीके से आप इसका आइडेंटिटी एलिमेंट की जांच कर सकते हो। तो अभी तक हमने देखा कि समवर्ती भी दोनों कंडीशन के लिए हो रहा है, एसोसिएटिव भी दोनों कंडीशन के लिए हो रहा है। अब देखते हैं प्रतिलोम अवयव। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या प्रतिलोम अवयव को और देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी प्रतिलोम अवयव, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट, ये हमें और देखना है यहाँ पर। तो उसके लिए हमने कंसीडर किया कि माना m प्लस n√2 का प्रतिलोम अवयव x प्लस y√2 है, ये हमने कंसीडर किया यहाँ पर कि इसका योगात्मक तत्समक अवयव कौन, प्रतिलोम अवयव कौन सा है, ये वाला। प्रत्येक अवयव का देखना है, तो अभी तो हम योगात्मक के लिए देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, योगात्मक प्रतिलोम, योग प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो मैंने जब इसकी संक्रिया m प्लस n√2 की संक्रिया जब मैंने x प्लस y√2 के साथ जब करवाई तो परिणाम में मुझे योग तत्समक अवयव प्राप्त होना चाहिए था, और योग तत्समक अवयव हमारा क्या होता है 0 प्लस 0√2, ये मुझे प्राप्त होना चाहिए था यहाँ पर। तो मैंने इसको सोल्व किया यहाँ पर, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा m प्लस x, और यहाँ से प्राप्त हो जाएगा m प्लस y√2, इस तरीके से इधर को देखा 0 प्लस 0√2, दोनों पक्षों की मैंने तुलना की यहाँ पर। तो तुलना करने पर मुझे प्राप्त हुआ कि जो मैंने x जिसको माना था वो तो मुझे किस रूप में प्राप्त हुआ -m में, और इसको मैंने y माना था वो मुझे किसके रूप में प्राप्त हुआ -n के रूप में। अर्थात जिसको मैंने x प्लस y√2 माना था वो वास्तव में कैसा होगा -m प्लस n√2 के रूप में। इस तरीके से वो मुझे प्राप्त होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन ले सकता हूं तो मुझे इस तरीके से वो प्राप्त होगा। अर्थात जो हमने रिजल्ट प्राप्त किया है वो किसका एलिमेंट है, जो हमने इस तरीके का प्राप्त किया है यहाँ पर -m प्लस n√2, ये किसका एलिमेंट है, क्योंकि m जब
जेड हो सकता है तो माइनस एम भी जेड होगा, और एन जब जेड होगा तो माइनस एन भी जेड होगा। तो ये एलिमेंट किसका आ जाएगा, आर में पहुंचेगा यहाँ पर, अर्थात प्रत्येक एम प्लस एन रूट 2 का योग प्रतिलोम माइनस का m प्लस एन रूट 2 इज द एलिमेंट ऑफ आर विद्यमान है। तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमारे पास इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ पर। अब वो कैसा भी एलिमेंट हो, हर एलिमेंट के लिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इनवर्स एलिमेंट यहाँ पर प्राप्त हो रहा है योगात्मक के लिए। अब देखेंगे गुणन प्रतिलोम और देखेंगे यहाँ पर। तो गुणन के लिए भी आपको इसी तरीके से जांच करनी है, क्या प्रत्येक एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो यहाँ पर एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है। तो अगेन हमने कैसे लिखा, पुनः माना m प्लस एन रूट 2 का गुणन प्रतिलोम x प्लस वाई रूट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि गुणन प्रतिलोम है तो गुणन जो हमारे पास आइडेंटिटी है वो रिजल्ट प्राप्त होना चाहिए। तब मैंने m प्लस एन रूट 2 की संक्रिया जब x प्लस वाई रूट 2 के साथ कराई तो परिणाम में मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए, इस तरीके से जो गुणन आइडेंटिटी हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जिसका कि हमने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था यहाँ पर 1 प्लस 0 रूट 2, वो हमें प्राप्त होना चाहिए वहां पर। अब देखिए यहाँ से इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास परिणाम तो आता है मेरे पास कि mx और दूसरा आता है 2 गुणा एन वाई, इस तरीके से। ये तो मेरा पहला रिजल्ट हो जाएगा। दूसरा मुझे क्या प्राप्त होगा, यहाँ से ये प्राप्त होगा nx और यहाँ से प्राप्त होगा मुझे my, और यहाँ आ जाएगा रूट 2 और इधर को आ जाएगा 1 प्लस 0 रूट 2। तो कंपैरिजन करूँ तो देखा ये तो किसके बराबर है 1 के, ये किसके बराबर है 0 के यहाँ पर। ठीक है, तो हम जब इनको दोनों को कैलकुलेट करते हैं यहाँ से, यानी मुझे x और y की वैल्यू जब कैलकुलेट करनी होगी तो वही रूल हमें लगाना है जैसा कि हमने पिछली बार लगाया था यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने में यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से तो m प्लस एन 2ny की वैल्यू क्या आना चाहिए 1, और nx प्लस my की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए 0। यदि ऐसा है तो परिणाम मुझे ये प्राप्त होना चाहिए यहाँ पर। तो आगे देखें इसको थोड़ा सा। तो यहां से तुलना करने पर हमें प्राप्त हुआ, तुलना करने पर क्या परिणाम प्राप्त हुआ, mx प्लस 2ny बराबर तो 1 मिले, और दूसरा है nx प्लस my, वो बराबर मुझे कितना मिले 0 यहाँ पर। इस तरीके का परिणाम होना चाहिए यहाँ पर। तो x कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास देखो दोनों में क्या डिफरेंस आया, दोनों में कि इसके पास m नहीं है, इसके पास n नहीं है। तो इसको हमने किससे गुणा कर दिया, m से गुणा कर दिया। m से गुणा किसको कर दिया, mx प्लस 2ny बराबर 1 को, और यहाँ इसको किससे गुणा कर दिया, यहाँ किसकी कमी थी, यहाँ तो कमी थी n की, तो इसको तो गुणा किया हमने n से, इसको किससे गुणा कर दिया m से। तो यहाँ क्या किया, m गुणा nx प्लस my बराबर 0। तो ये तो हमें क्या देगा, nmx देगा, और यहाँ से आ जाएगा 2n² y बराबर 1, और यहाँ से हमें मिलेगा n गुणा mx और प्लस m² y बराबर 0। दोनों को यदि मैं सब्ट्रैक्ट करूँ यहाँ से तो ये दोनों हट जाएंगे, और हमारे पास प्राप्त होगा 2n² माइनस m² y बराबर 1। y को कैलकुलेट करूँ तो y बराबर क्या होगा, 1/2n² माइनस का m²। इस तरीके से परिणाम मुझे प्राप्त होता है यहाँ पर। इसी तरीके से x को यदि मैं कैलकुलेट करूँ तो अब की बार x के लिए मुझे इन दोनों पार्टों को बराबर करना होगा, जहाँ पर यहाँ किसकी कमी है, यहाँ तो कमी है m की, और यहाँ किसकी कमी है 2n की। यहाँ पर पुनः अब की बार हमने क्या किया, पहले वाले को किससे गुणा किया, m से, कि m गुणा mx प्लस 2ny बराबर जो भी हमारे पास है पूरी को हमने किससे गुणा कर दिया, n से, और दूसरी तरफ इसको किससे गुणा किया, 2n से यहाँ पर। तो 2n गुणा यहाँ पर आ जाएगा nx प्लस
एम वाई, गुणा इसलिए कर रहे हैं ताकि दोनों के राइट हैंड साइड यानी जो वाई वाले पद उनको बराबर कर सके। तो यहाँ से तो प्राप्त होगा हमें एम स्क्वायर एक्स और यहाँ से प्राप्त होगा 2nm वाई और बराबर में एम। इधर को देखा तो यहाँ मिलेगा 2n स्क्वायर एक्स और यहाँ से मिलेगा 2nm वाई बराबर 0। दोनों के यदि मैं इसको सोल्व करूँ यहाँ पर तो मुझे जो y वाले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट यदि करूँ तो y वाला कंपोनेंट से हट जाएगा और मुझे प्राप्त होगा एम स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर बराबर साथ में आएगा यहाँ पर क्या x और इधर को प्राप्त होगा m। x को कैलकुलेट करूँ तो x को कैलकुलेट करने पर मुझे क्या प्राप्त होगा यहाँ से, हाँ एक चीज़ और, यहाँ से जब मैंने इसको n से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ n और आना चाहिए था। यहाँ पर जब हमने इसको n से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी n आएगा, यहाँ पर भी n आएगा और इसकी वजह से यहाँ पर भी n आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, एम स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर। इस तरीके से तो हमने जिस एलिमेंट को गुणात्मक प्रतिलोम अवयव माना था x, y अर्थात जिसको हमने क्या माना था कि x प्लस वाई रूट 2, उसका रिजल्ट वास्तव में कैसा होगा, x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ m अपॉन एम स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर और दूसरी जो वैल्यू थी y वो मुझे क्या प्राप्त हुई यहाँ से यदि मैं इसमें से किसको कॉमन ले लूँ, माइनस को कॉमन ले लूँ तो वो मुझे प्राप्त होगा माइनस का n अपॉन 2n स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का 2n स्क्वायर, इस तरीके से रूट 2। इस तरीके से मुझे मिला। यहाँ पर ये 2n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर था, यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर था। मैंने नीचे वाले में से माइनस का एम को कॉमन ले लिया तो -1 को कॉमन लिया तो देखो ये भी किसका हो गया ऐसा, और इससे दोनों की हर भी समान हो गई। तो वास्तव में इसका रूप ये हमें प्राप्त हो रहा है। अब हमें इसकी ये जांच करनी है क्या वास्तव में ये कैपिटल आर को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। कैपिटल आर को बिलोंग करने के लिए ये दोनों पूर्णांक होना अनिवार्य है। यहाँ पर ये दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। यहाँ पर तो हम देखें कि यदि इनका हर 0 हो जाता है, यहाँ पर हर 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या नहीं बना पाएंगे, ये पूर्णांक नहीं बना पाएंगे। और यदि कुछ और बड़ी वैल्यू आ जाती है तो ये हमारे पास क्या प्राप्त होगा कि हमारे पास एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, यानी m अपॉन n जिसको हमें क्या होना चाहिए था, एक पूर्णांक होना चाहिए था, वो पूर्णांक न रहकर अब क्या बनेगी, एक परिमेय संख्या बनेगी m की अलग अलग वैल्यू के लिए। m का मान यदि रैंडम हम कुछ भी ले लेंगे तो सदैव क्या बनाएगी, वो एक परिमेय संख्या बनाएगी। तो हम तो प्रेजेंट में इसको ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू 1 कब होगी यहाँ पर, ठीक है। यदि 1 होगी तो ही क्या बना पाएगा, ये एक R को बिलोंग करने वाला एलिमेंट हो सकता है, वरना फिर किसको बिलोंग नहीं करेंगे। जो हमारे पास जिसको कहते थे ना कि m और n हमारे क्या होने चाहिए थे, पूर्णांक होने चाहिए थे, वो यहाँ पर नहीं बन पाएंगे क्योंकि जो ये रिजल्ट होगा ये पूर्णांक थोड़ी होगा वहां पर फिर। तो ये हमें यहाँ पर देखना है। यहाँ पर जो कि एम स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर बराबर 1, इसका मीन्स क्या हो गया कि m बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस रूट 2n के मानों के लिए ही पूर्णांक होता है, अर्थात जब
तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अर्थात जब m का मान इस तरीके से हो कि प्लस माइनस रूट टू एम, तब तक तो ये क्या मिलेगा, ये आपको पूर्णांक देगा यहाँ पर। इसके अलावा यदि ऐसा नहीं होगा तब यहाँ आपको क्या नहीं देगा, एक पूर्णांक यहाँ नहीं देगा। और जब पूर्णांक नहीं देगा तो उस कंडीशन में हम इसको किसका भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होना अनिवार्य है। तो जब ये पूर्णांक ही नहीं होंगी तो फिर ये आर को भी बिलोंग नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये ऐसा होगा तो ही बिलोंग करेगा, तो ऐसा होगा, अन्यथा कहाँ नहीं जा पाएगा, ये हमारे पास जो कैपिटल आर है उसमें नहीं जा पाएगा। तो हमने लिखा कि एक्स प्लस वाई रूट टू, जो हमने ऐसा एलिमेंट लिया था आर का, वो क्या नहीं होगा, इस कंडीशन में इसका एलिमेंट नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, केवल इसी कंडीशन के लिए होगा। ठीक है, फॉर ऑल m, n इज द एलिमेंट ऑफ z, कि प्रत्येक स्थिति के लिए हम ऐसा लिखें तो यहाँ पर संभव नहीं है, केवल इस कंडीशन के लिए ही कहाँ पर जाएगा, वो r को जा सकता है, अन्यथा नहीं जाएगा। तो हमने लिखा कि प्रत्येक अवयव का गुणन प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, यानी जो एडिटिव जो इनवर्स है वो तो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, बट जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो यहाँ पर प्रत्येक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे पास फाइनली हमें जो देखना है यहाँ पर कॉम्यूटेटिव। यहाँ पर तो क्रम विनिमयता देखते हैं यहाँ पर। तो क्रम विनिमयता के लिए देखेंगे क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, और वो भी कौन सी, योज्य के लिए पहले। तो योज्य के लिए मैं देखूं यहाँ पर गुणन की एडिशन के लिए, तो हमने इसको लिया कि m प्लस n रूट टू m1 n1 रूट टू इज द एलिमेंट ऑफ r, तथा m2 प्लस n2 रूट टू इज द एलिमेंट ऑफ r फॉर ऑल m1 m2 n1 n2 इज द एलिमेंट ऑफ z। ठीक है, यहाँ से यदि मैं m1 प्लस n1 रूट टू की संक्रिया एडिशन वाली इसके साथ कराता हूँ, m2 n2 रूट टू के साथ मैं कराता हूँ, तो परिणाम को किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हमें इसको देखना है कि इसको इसके साथ जोड़ने पर परिणाम में, यदि इसको इसके साथ जोड़ा जाए तो परिणाम में कोई अंतर नहीं आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा कि m1 प्लस m2 प्लस का n1 प्लस n2 रूट टू। इसी चीज को दोबारा कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इंटीजर्स है, तो इनको तो ऑर्डर वैसे लिखा जा सकता है इंटीजर्स के को, तो प्लस n2 प्लस n1 रूट टू। और जब इसको ऐसा लिखा तो इसका परिणाम का मतलब क्या होगा कि पहला एलिमेंट यहाँ से यानी कैसा आ जाएगा कि m2 प्लस n2 रूट टू, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का m1 प्लस n1 रूट टू। तो इसका मतलब क्या देगा कि हमने इसको ऐसा लिया था, इसका परिणाम कैसा आ रहा है, इस तरीके से। तो लिखेंगे इंप्लाइज दैट कि r योज्य के लिए r प्लस, ये तो हमारा क्या बन गया, आवेली ग्रुप बन गया कंप्लीटली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पांचों की पांचों प्रॉपर्टियां वेरीफाई हो रही है। अब गुणन के लिए और देखते हैं यहाँ पर क्रम विनिमयता किसके लिए, गुणन के लिए। क्रम विनिमयता गुणन के लिए और देखनी है, तो गुणन के लिए भी आप देखोगे यहाँ पर परिणाम गुणन वाला लिखोगे यहाँ पर इसी के लिए, तो क्या आ जाएगा m1 प्लस n1 रूट टू और m2 प्लस n2 रूट टू, m1 प्लस n1 रूट टू, और यहाँ से क्या आ जाएगा m2 प्लस n2 रूट टू। तो यहाँ पर भी हमारा जो परिणाम है कुछ इस तरीके से होगा, बराबर मैं इसको गुणा करूँ तो मेरे पास आता था पहले m1 m2 और 2 गुणा n1 n2 इस तरीके से आता था। यहाँ पर दूसरा परिणाम कैसे आ जाएगा, एक तो मुझे मिलेगा यहाँ पर m2 n1 और एक मिलेगा मुझे n2 m1 और साथ में क्या आएंगे इनके रूट टू। यहाँ पर इस तरीके से इनका गुणा होता है। तो क्या मैं इस तरीके को दोबारा इसमें ऐसे ला सकता हूँ कि ये एलिमेंट यहाँ आ जाए, ये एलिमेंट यहाँ आ जाए, बिल्कुल आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं अगेन, इसको हम इसको यहाँ से दोबारा लिख सकते हैं क्या कि m2 m1 और प्लस 2 गुणा n2 n1, ऐसे ऑर्डर करके चेंज करके लिख दो, क्योंकि ये तो इंटीजर है तो इनमें तो इनका ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ क्या लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे कि n1 m2 और प्लस m1 n2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट टू। तो ये रिजल्ट हमारा कैसा खुलेगा, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर कि m2 प्लस n2 रूट टू और गुणा क्या आ जाएगा m1 प्लस
n1√2। इसका मतलब कि फॉर ऑल एवरी एलिमेंट ऑफ, कि प्रत्येक अवयव के लिए, कि फॉर ऑल m1 प्लस n1√2 के लिए हमारे पास जो पूर्ण ये r है वो क्या, किसको गुणन संक्रिया के लिए भी क्या दर्शाता है, क्रम विनिमेयता दर्शाता है। अब ये एलिमेंट को लिखो, चाहे मैं लिखूं तो सीधे लिख देंगे, इंप्लाइज दैट कि जो r है वो गुणन संक्रिया, r गुणन संक्रिया के लिए क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमेय है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी कंडीशन यहाँ पर प्राप्त हो जाती है यहाँ पर। अब हमने देखा कि यहाँ पर योग के लिए तो सारी की सारी पांचों प्रॉपर्टी वेरीफाई थी, लेकिन गुणन के लिए जो इनवर्स एलिमेंट है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यदि मैं इसको क्षेत्र कहूँ यहाँ पर, तो क्षेत्र के लिए तो मुझे एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अभी अब तक हमने बंटनता वाला जो रूल है वो चेक नहीं किया, क्योंकि रिंग होने के साथ साथ उसमें गुणन की योग पर बंटनता का होना भी अनिवार्य होता है वहाँ पर। तो हमें सिर्फ एक कंडीशन और चेक करनी है, ताकि इसको पहले तो रिंग तो कह ही पाएंगे, क्योंकि रिंग के लिए तो सारी कंडीशन मौजूद है कि योग संक्रिया के लिए आबेलिक ग्रुप कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद गुणन संक्रिया के लिए संवृत एवं साचर्यता तथा कौन सा एक गुणन की योग पर बंटनता जो हम चेक करने वाले हैं वो यहाँ पर विद्यमान है, अतः रिंग तो है यहाँ पर। लेकिन फील्ड के लिए एक कंडीशन गलत होने के कारण ये फील्ड नहीं होगा। तो फील्ड के अलावा फिर हम इसको पूर्णांक प्रांत भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इकाई सहित है, क्रम विनिमेय है, अब शून्य भाजक रहित हम इसको और देखना है यहाँ पर। तो यदि वो कंडीशन भी पूरी हो जाती है तो क्षेत्र भले ही ना हो लेकिन पूर्णांक प्रांत ही हो सकता है, तो वो भी हम देखते हैं यहाँ पर। तो आगे हमें रिजल्ट कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा यहाँ पर। अब हमें देखना है कि यहाँ पर बंटनता, कि यहाँ गुणन की योग पर बंटनता पॉसिबल है या नहीं। हमारे पास जो सेट है वो किसका है? रियल नंबर का, यहाँ पर कि इसका जो प्रत्येक एलिमेंट क्या है वो रियल नंबर है यहाँ पर। तो यहाँ से हमने देखा क्योंकि जो R है वो क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। R क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वह गुणन की योग पर बंटनता प्रदर्शित करती हैं यहाँ पर, जो कि बंटन नियम का पालन करती है। इंप्लाइज दैट कि R वलय है, कि हमारे पास जो हमने जो लिया था सेट R वो गुणन तथा योग के लिए क्या है? जो वलय है, जो उसकी सारी प्रॉपर्टियों को फॉलो कर रहा है यहाँ पर, तो वलय तो है यहाँ पर। क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र किस कारण से नहीं है? क्योंकि यहाँ पर योज्य जो गुणन जो प्रतिलोम है वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं हो पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा था कि प्रत्येक एलिमेंट का वहां पर गुणन प्रतिलोम एग्जिस्ट करे ये कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन हमें यहाँ पर, ये देखो अभी भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि केवल इस कंडीशन पर ही आपको प्रतिलोम अवयव प्राप्त हो सकता है। बाकी जो अन्य जो कंडीशंस होंगे यानी बचा हुआ जो एलिमेंट होंगे वो यहाँ पर क्या नहीं बना पाएंगे? गुणन प्रतिलोम नहीं दे पाएंगे या नहीं मिल पाएगा। तो इस कारण से प्रत्येक अवयव का जो इनवर्स एलिमेंट है गुणन के लिए वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस कारण से ये क्षेत्र नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? एक वलय होगा यहाँ पर। तो वलय तो है लेकिन क्या नहीं है? ये फील्ड नहीं है। और ये चीज आपको यहाँ पर दर्शानी थी कि हमारे पास जो इस तरीके से वास्तविक संख्याओं का जो सेट है वो एक क्या होता है? रिंग होता है, जबकि हमें जांच करनी थी कि क्षेत्र होगा या नहीं होगा। तो क्षेत्रीय नहीं है यहाँ पर। किस कारण से नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट उपस्थित नहीं है, इस कारण से क्या नहीं है? ये क्षेत्र नहीं है। अब हमें ये और देखना था यहाँ पर, क्या ये पूर्णांक प्रांत के बारे में सिर्फ बताना चाहें यहाँ पर? तो हम देखते हैं चूंकि 0 + 0√2 इज द एलिमेंट ऑफ R, कि ये R में था जो कि क्या था? योज्य तत्समक होता है यहाँ पर, योज्य तत्समक अवयव। तो ये हमारे पास खुद क्या है? ये एक जीरो एलिमेंट है यहाँ पर, है ना यहाँ पर कि ये खुद क्या है? एक जीरो एलिमेंट है यहाँ पर। तो हमने देखा कि 0 + √2 क्या है? एक योज्य तत्समक अवयव जो कि R में अवेलेबल है, तथा m + n√2 ये भी हमारे पास R में कोई रैंडम कोई पॉइंट है। इसकी संक्रिया यदि मैं इसके साथ कराता हूँ यहाँ पर, यानी 0 + 0√2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया m + n√2, तो परिणाम बिल्कुल नेसेसरी क्या आएगा? 0 आएगा। तो यही तो हमारा क्या है? शून्य भाजक रहित होने की कंडीशन है यहाँ पर।
क्या है कि यदि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट ले रहे हो यानी गुणन उनका करा रहे हो, आंसर यदि 0 आता है तो वहां पर या तो पहला 0 होगा या क्या होगा दूसरा वाला 0। तो इसको मैं यदि R1 से कहूं और इसको यदि मैं R2 से कहूं तो यहां से मुझे क्या प्राप्त होगा कि R1 बराबर 0 या R2 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें कौन प्राप्त हो रहा है कि R2 तो 0 नहीं है, लेकिन कौन प्राप्त हो रहा है R1 बराबर 0 प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। तो इंप्लाइज दैट कि जो R है हमारी, जो हमारे पास R है वो क्या है, शून्य भाजक रहित, शून्य भाजक रहित है यहाँ पर, शून्य भाजक रहित। तो ये कंडीशन भी यहाँ पर विद्यमान है। तो हमने देखा कि शून्य भाजक रहित होने के साथ साथ पहले इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट गुणन के लिए वो भी विद्यमान था और क्रम विनिमय भी थी। तो तीनों कंडीशन होने के कारण हम क्या कह पाएंगे कि R हमारी क्या होगी, पूर्णांकीय प्रांत भी है, कि जो R है वो क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है। R पूर्णांकीय प्रांत है, यहाँ पर क्षेत्र नहीं है बल्कि रिंग तो है ही, रिंग होने के साथ साथ ये पूर्णांकीय प्रांत भी है। बस एक कंडीशन होने के कारण ये क्षेत्र नहीं थी, कौन सी, प्रत्येक अवयव का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होने के कारण, वरना बाकी इसमें और सारी जो विशेषताएं क्षेत्र होने की वो सारी थी यहाँ पर, कि समृद्ध भी थी, साचर्यता भी थी, एवं प्रत्येक अवयव के लिए क्रम विनिमय भी थी, और आइडेंटिटी एलिमेंट गुणन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो यदि आपसे सीधा इसी क्वेश्चन को कहा जाए कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकीय प्रांत है, तो वहां पर हम एक ये वाला जो कंडीशन है, ये वाली, ये भी यहाँ पर वेरीफाई करवाएंगे, उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, पूर्णांकीय प्रांत हो जाएगा। क्योंकि पूर्णांकीय प्रांत होने के लिए ये जरूरी नहीं कि प्रत्येक एलिमेंट हो, एक जोड़ा आपको ऐसा मिल जाए। अब एक जोड़ा हमारे पास ऐसा हो गया, क्योंकि ये क्या है, एक 0 एलिमेंट है और जिसको हमने जिसका इसके साथ प्रोडक्ट लिया तो परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है, 0। जहां पर दूसरा एलिमेंट 0 नहीं होगा तो उस कंडीशन में ये क्या है, हमारे पास 0 एलिमेंट है यहाँ पर। तो शून्य भाजक रहित होने की जो डेफिनेशन है वो भी यही थी यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमारा एक एग्जांपल और है, ये आपको देखना है, जो कि इसी तरीके से है यहाँ पर, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसी तरीके का एग्जांपल है। तो आप घर से इसको एक बार समझेंगे अच्छे से। अब हमारा लास्ट का एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9। इसको और देख लेते हैं एक बार यहाँ पर, ये भी 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है। उसके साथ हमारा जो रिंग वाला जो चैप्टर था ये कंप्लीट होगा। उसके बाद हमारा इसी यूनिट के अंतर्गत जो दूसरा पार्ट है सब रिंग उपवलय, वो वाला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर, उस वलय के लिए जिसमें फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ आर के लिए ए स्क्वायर बराबर ए है, सही है, सिद्ध कीजिए। पहली कंडीशन सिद्ध करनी है आपको कि a प्लस ए बराबर 0 होता है फॉर ऑल ए इज द एलिमेंट ऑफ आर, की उस रिंग में क्या हो रहा है, वहां पर जहां पर ए स्क्वायर बराबर ए होता है वहां पर प्रत्येक ए इज द एलिमेंट ऑफ आर के लिए ए प्लस ए का योग कितना होगा, 0। दूसरा है ए प्लस बी का मान कितना होता है, वहां पर a प्लस बी बराबर 0 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि a बराबर b होगा। दूसरी कंडीशन में ये शो करनी है। तीसरी कंडीशन कौन सी है आपकी, तीसरी क्या है कि r को क्या दिखाना है आपको कि r एक क्रम विनिमय वलय है। ये 3 कंडीशन हमें यहाँ पर दिखानी है, क्रम विनिमय वलय है। जबकि क्या है, हमारे पास ये कंडीशन है किसी रिंग के लिए, तो उस पर हमें ये तीनों कंडीशनों की जांच करके बतानी है कि ये सदैव सत्य होते हैं। और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ पर ही। तो एक बार देखते हैं इसको ध्यान से। तो हमें ये जो कंडीशन दे रखी है उसको ध्यान में रखते हुए हमें इसको प्रूव करना होगा। तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि ये क्या है, एक रिंग है। रिंग है तो देखो, रिंग होने के सारे होते ही ये सारी चीजें आपके पास शामिल हो जाएंगी, समृद्धता, साचर्यता, प्रतिलोम अवयव, तत्समक अवयव, सभी गुण आपके पास आ जाएंगे। वो जैसे ही आपने जो कैपिटल आर है उसको रिंग कह दिया, तो ये सारी चीजें हमारे पास होंगी यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पहली वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर प्रूव।
तो प्रूव में हमने लिखा यदि ए इज द एलिमेंट ऑफ आर है तो समवर्तता नियम से एक ही संक्रिया ए के साथ कराऊंगा तो वो भी कहां पर जाएगा, आर में। किसके कारण लिख दिया, ये समवर्तता नियम के लिए, योग के लिए जो समवर्तता नियम है उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे लिख दिया इसको कि ए प्लस ए कहां पर जाएगा, आर में। अब हमारे यहाँ तो क्या होता है कि जब भी कोई आर का कोई एलिमेंट होता है तो उसका स्क्वायर भी किसके बराबर होता है, ए के ही बराबर होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर बराबर किसके बराबर होगा, खुद ए के। हमने इसको पूरा ए ही मान के चलो कि पूरा पूरा क्या है, ए है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होगा, ए के। इसको मैंने खोला यहाँ पर, तो खोला तो मुझे प्राप्त होगा ए प्लस ए और ए प्लस ए बराबर में क्या आ जाएगा, ए प्लस ए। इसको मल्टीप्लाई किया क्योंकि क्या हो रही है, गुणन की योग पर बंटनता हो रही है यहाँ पर, क्योंकि वलय है तो वलय में ऐसा होगा। और इसको खोला तो मेरे पास कुछ इस तरीके के परिणाम मुझे प्राप्त होंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और कुछ इस तरीके से ए प्लस ए। यहाँ पर हमने इसको ऐसा लिख दिया। अब हम तो जानते हैं कि यहाँ तो ए स्क्वायर को भी कैसे लिखा जा सकता है, ए के बराबर। तो दोबारा हमने इसको क्या लिख दिया कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए और बराबर में ए प्लस ए। यहाँ पर अगेन मैंने इसको लिखा कि ए प्लस ए प्लस, इसको मैंने एक एलिमेंट मान लिया, ए प्लस ए, इसको एक एलिमेंट मान लिया। और यहाँ पर मैंने योगात्मक जो आइडेंटिटी होती है जिसको कि जीरो कहते हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। क्यों ऐड कर दी, ताकि मैं यहाँ पर कौन सा रूल लगा सकूं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ रूल यहाँ पर लगा सकूं। अब हम जानते हैं कि जीरो को यदि किसी एलिमेंट के साथ यदि जोड़ा जाता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट होने की वजह से परिणाम में वही एलिमेंट रिपीट हो जाता है, यानी ए का ए ही हमें प्राप्त हो जाएगा, ये जो करता हूँ। तो यहाँ पर यदि मैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाऊं तो इसकी वजह से कौन कट जाएगा, ये साइड वाला पार्ट कट जाएगा। मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ से कि ए प्लस ए बराबर मुझे जीरो प्राप्त हो जाएगा बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ मुझे क्या प्राप्त हो गया, ए प्लस ए बराबर मुझे जीरो प्राप्त हुआ यहाँ पर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा आगे और देखिए तो अब हमें सेकंड कंडीशन प्रूव करनी है। सेकंड कंडीशन का मतलब क्या है कि a प्लस बी बराबर जीरो, वहां पर क्या होता है कि a बराबर b होता है। तो ये हमें लेकर आना है आपकी बात। तो आपके पास सेकंड कंडीशन लेकर आनी है यहाँ पर। तो उसके लिए हमने क्या लिया है यहाँ पर, चूंकि हमें यहाँ पर इसको दर्शाना है जीरो के रूप में यहाँ पर कि a प्लस बी यदि जीरो होता है तो परिणाम में क्या आ जाता है, इस तरीके से हमारे पास a बराबर b प्राप्त हो जाता है। तो उसके लिए क्या कंसीडर करें यहाँ पर कि हमने इसको माना कि a प्लस ए और b यदि हमारे पास कहाँ पर है, कि माना अगले वाले भी सेकंड वाले के लिए माना, ये तो पहला रिजल्ट हो गया यहाँ पर रिजल्ट नंबर 1, माना a कोमा b इज द एलिमेंट ऑफ r, कि दो एलिमेंट कहाँ पर है, r में। तो इंप्लाइज दैट कि यदि इन दोनों को यदि मैं जोड़ूं यहाँ पर तो जोड़ने पर जो परिणाम होगा उसको यदि जीरो माने हम यहाँ पर तो उसको किस तरीके से लिखा जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि हमें तो ये लेकर आना है कि यदि a प्लस बी यदि जीरो है तब वहां पर कितना होगा, a बराबर b होगा। तो हम इसको तो लेकर चले कम से कम एक बार। तो यहाँ से मैंने इसको कैसे लिख दिया कि a प्लस बी बराबर जीरो है। तो ठीक है कि यदि इन दोनों को यदि हम योग करें परिणाम यदि जीरो आ रहा है तो जीरो के लिए तो मैंने ऊपर देखा था कि जीरो को तो हम किसी भी एलिमेंट के रिपीटेशन यानी इस तरीके से लिख सकते हो कि a प्लस ए के रूप में। तो अगेन मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि a प्लस बी बराबर कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस ए के रूप में यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर हमने देखा कि एक एलिमेंट है, यहाँ पर भी एलिमेंट है, तो दोनों में यदि मैं क्या लगा दूं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यदि लगा दूं तो ये रिजल्ट बिल्कुल प्रूव हो जाता है यहाँ पर। तो मैंने इसको अगेन कैसे लिखा, यहाँ से a से a को काट दिया। ये किसके द्वारा लिखा हमने, परिणाम नियम नंबर 1 से लिखा हमने यहाँ पर, नियम नंबर 1 से। नियम नंबर 1 कौन सा था जो अभी भी प्रूव किया ना यहाँ पर, a प्लस ए बराबर जीरो, तो उसकी वजह से इसको कैसे लिख दिया a प्लस ए। अब हमने यहाँ पर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाया तो a से a कैंसिल हो गया, बराबर में क्या प्राप्त हो गया, b बराबर a। यहाँ पर कौन सा लगा दिया, अगेन लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड रिजल्ट जो हमें चाहिए था। सेकंड रिजल्ट हमारा बी वाला पार्ट हो गया। तीसरा रिजल्ट हमारा क्या है यहाँ पर कि हमें इसको कॉम्यूटेटिव प्रूव करना है, यानी क्रम विनिमय हमको इसको यहाँ पर प्रूव करना है। तो क्रम विनिमय के लिए देखिए यहाँ पर कि यदि हमारे पास a और b दो एलिमेंट है, हमें इसको क्या दिखाना है, a और b यदि एलिमेंट हम लेकर चले तो a डॉट b बराबर क्या आ जाना चाहिए, b डॉट a। तो तीसरे लिए के लिए हमने माना यहाँ पर कि माना a, b इज द एलिमेंट ऑफ r है और इनकी संक्रिया कराने पर प्राप्त परिणाम कितना आता है, ab आता है यहाँ पर।
तो ए बी इज द एलिमेंट ऑफ आर। तो ए बी भी कहाँ पर हो गया, आर में हो गया। फर्स्ट वाले जो हमें दे रखा था उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको देखूं तो ए प्लस बी को कैसे लिखा जा सकता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी बराबर ए बी। यहाँ पर इस तरीके से, किसके कारण, ये आपको दिया है यहाँ पर, ये कहाँ दिया है, यहाँ दिया है कि ए स्क्वायर यानी कोई भी एलिमेंट हो आर का, उसको यदि स्क्वायर करते हो तो परिणाम में वही एलिमेंट आ जाता है। यहाँ पर हो गया। यहाँ तक हमने इसको खोला, खोलने के लिए हमने इसको कैसे लिखा कि ए प्लस बी और यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस बी और बराबर में ए प्लस बी। खोलकर यहाँ से इसको लिखा तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस का बी ए। यहाँ से इसको कैसे लिखा, नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कि ए बी और लास्ट में बी स्क्वायर और बराबर का ए प्लस बी। हम जानते हैं कि ए हमारा किसका एलिमेंट था, आर का था। आर के प्रत्येक एलिमेंट के लिए तो ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ए में, बी एज इट इज, ए बी भी एज इट इज यहाँ पर। और जो बी स्क्वायर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो बी में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ए प्लस बी। इस पूरे यहाँ से यहाँ तक को मैं एक एलिमेंट मान लूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगा सकता हूँ। यहाँ पर ये पूरा एक एलिमेंट मान रहा हूँ इसको, और इसको अलग से दूसरा एलिमेंट मान रहा हूँ। तो लेफ्ट कैंसिलेशन के द्वारा इसको इससे काट दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, बी ए प्लस ए बी और प्लस का बी बराबर मुझे क्या प्राप्त होगा, बी। किसके द्वारा, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन। ठीक है। इसी तरीके से अब की बार मैंने कौन सा लगा दिया यहाँ पर, राइट कैंसिल। इसको मैं जीरो के साथ ऐड कर दूं, यहाँ पर लिखा जा सकता है इसको बी प्लस जीरो, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है जीरो। तो जीरो को आप बी के साथ ऐड कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ से, लेकिन इसको यहाँ लगाओ आप, जीरो को यहाँ लगाओ, जीरो प्लस बी। अब की बार ये खुद एक एलिमेंट हो गया और ये दोनों एलिमेंटों को हमने राइट कैंसिलेशन लॉ लगाकर यहाँ से इनको भी हटा दिया। बी ए प्लस ए बी बराबर जीरो। हमें क्या प्राप्त हो गया, बी ए प्लस ए बी बराबर हमें प्राप्त हो गया जीरो यहाँ पर। लेकिन हमें तो क्या लेकर आना था, हमें तो लेकर आना था क्या कि ए बी ए बराबर क्या होता है, ए बी होता है। ये हमें यहाँ पर लेकर आना था कि हमें तो ये दिखाना था कि ये क्या होता है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब यदि ए भी मेरे पास कोई एलिमेंट है तो कैसे लिख सकते हैं हम उसको, बी ए के रूप में उसको लिख सकते हैं। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले एक रिजल्ट देखा था क्या, कि कोई भी एलिमेंट को आप बराबर में यदि उसी प्रकार का एलिमेंट ले सकते हो तो ए प्लस ए की सहायता से उसे जीरो के रूप में लिखा जा सकता है। तो अगेन मैंने इसको कैसे लिखा कि बी ए प्लस ए बी बराबर मैंने कैसे लिखा उसे, बी ए प्लस बी ए। इस तरीके से लिख दिया कि यदि बी ए को मैं दो बार रिपीट करूं तो वो किसके इक्विवेलेंस होता है, जीरो के। किसके कारण क्या है ऐसा, परिणाम नंबर जो हमने एक पढ़ा था उसकी सहायता से, परिणाम एक से, परिणाम एक से हमने ऐसा किया। अब यहाँ पर तो देखो यही एलिमेंट यहाँ है, यही एलिमेंट यहाँ है, तो इन दोनों को यदि मैं अलग मानूं तो यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ मैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, और उसकी मदद से कैसे लिख सकता हूँ कि बी ए बराबर ए बी बराबर बी ए। ये किसकी सहायता से किया, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो, कैंसिलेशन। तो हमें तीसरा रिजल्ट भी प्राप्त हो गया, इंप्लाइज दैट कि ए कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ, यदि आर है तो ए बी बराबर बी ए, अर्थात क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है, आर क्रम विनिमय है। कि हमें जो आर है वो क्या प्राप्त हो गई, एक कॉम्यूटेटिव रिंग हमें प्राप्त हो रही है यहाँ पर। तो हमने देखा कि केवल इस रिजल्ट की मदद से कि ए स्क्वायर बराबर ए की हेल्प से हमने क्या क्या प्रूव किया कि ए प्लस ए बराबर जीरो होता है, ए प्लस बी बराबर जीरो होता है, आर क्या होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग होती है। तो ये हमारे जो महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर जो 3 एग्जाम्पल थे, इसके अलावा रिंग के अंतर्गत हमने जो नॉर्मल हमारी जो थ्योरम थी, हम जो इंपॉर्टेंट थ्योरम थी वो भी हमने कंप्लीट की। तो ये वाली एक्सरसाइज जो रिंग किया वो तो आपकी कंप्लीट होती है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपका जो सब रिंग वाला पार्ट है उसको भी पढ़ेंगे वहाँ पर। तो उसमें कुछ एक दो अच्छी बातें हैं वहाँ पर, ये कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है, उनको हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है।